तो आज हम आपको दो सदिशों का सदिश गुणनफल के विषय में बताएंगे। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दो सदिशों का सदिश गुणनफल। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो सदिशों का सदिश गुणनफल वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो जब हम दो सदिशों का गुणा करें और गुणा करने पर भी एक सदिश राशि प्राप्त हो जाए तो इसे दो सदिशों का सदिश गुणनफल कहते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो यदि वेक्टर ए और बी दो सदिश राशियां हैं तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वेक्टर ए क्रॉस बी। तो वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। यहाँ यूनिट वेक्टर एन वेक्टर ए और बी पर लंब इकाई सदिश है और थीटा वेक्टर ए और बी के मध्य का कोण है। तो इस प्रकार दो सदिश वेक्टर ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वेक्टर ए क्रॉस बी, तो वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा इंटू यूनिट वेक्टर एन। इस तरह से हम दो सदिशों का सदिश गुणनफल ज्ञात करते हैं। फिर इसके पश्चात यदि वेक्टर ए इक्वल टू है, यदि वेक्टर ए इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3 इंटू यूनिट वेक्टर k और वेक्टर b इक्वल टू है b1i प्लस b2j और प्लस b3 इंटू यूनिट वेक्टर k, तब इन दोनों सदिशों का जो सदिश गुणनफल होगा अर्थात वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू आई जे के a1 a2 a3 a1 a2 a3 b1 b2 b3। अर्थात यदि वेक्टर ए इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3 के दिया है और वेक्टर बी इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3 के दिया है, तब इन दोनों सदिशों का सदिश गुणनफल वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू होगा आई जे के। आप लिख लीजिएगा इसी क्रम में। फिर इसका गुणांक a1 a2 a3 b1 b2 b3। अब जैसे ए क्रॉस बी का आप मान निकाल रहे हैं तो जो ए का गुणांक होगा वो पहले ऊपर लिखा जाएगा, बी का गुणांक इसके नीचे। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्रम का महत्व है। फिर इस सारणिक डिटर्मिनेंट की आप वैल्यू ज्ञात कर लीजिएगा तो वेक्टर ए क्रॉस बी का मान आ जाएगा। अब हम ठीक इसी प्रकार से आते हैं यूनिट वेक्टर आई जे के का सदिश गुणनफल ज्ञात करते हैं। यूनिट वेक्टर आई जे के का सदिश गुणनफल अर्थात वेक्टर आई क्रॉस जे, वेक्टर आई क्रॉस जे इक्वल टू होगा मॉड ऑफ आई इंटू मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर जे इंटू साइन 90 अंश इंटू यूनिट वेक्टर के इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू यूनिट वेक्टर के आई क्रॉस जे इक्वल टू के।
आई क्रॉस जे इक्वल टू के। इस तरह से इकाई सदिश यूनिट वेक्टर आई और जे का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो आएगा यूनिट वेक्टर के। ठीक इसी प्रकार से यूनिट वेक्टर जे क्रॉस के इक्वल टू आएगा आई, और यूनिट वेक्टर के क्रॉस आई इक्वल टू जे। और इसी चीज़ को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, एक आप सर्किल बना लीजिए और इस सर्किल में ये आई हो गया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आई जे और के। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम गुणा करते हैं आई जे के का, तब इसका मान धनात्मक आता है। अब जैसे हम आई क्रॉस जे का मान ज्ञात करेंगे तो आई क्रॉस जे इक्वल टू यूनिट वेक्टर के आएगा, जे क्रॉस के इक्वल टू आई आएगा, और के क्रॉस आई इक्वल टू जे एंटी क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप गुणा करेंगे तब इसका मान ऋणात्मक आएगा, जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के आएगा, आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे आएगा, और के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई। अब जैसे आप जे क्रॉस आई का मान ज्ञात करते हैं तो यूनिट वेक्टर जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस, इसमें से कॉमन ले लीजिए तो आई क्रॉस जे हो जाएगा, और ये आएगा माइनस यूनिट वेक्टर के यहाँ से। इसी प्रकार से यूनिट वेक्टर के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस जे क्रॉस के इक्वल टू माइनस आई। जे क्रॉस आई इक्वल टू होता है माइनस आई क्रॉस जे। यहाँ पर दो सदिशों के सदिश गुणनफल में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है, इसलिए जैसे जे क्रॉस आई है तो ये माइनस आई क्रॉस जे के बराबर होगा, और माइनस आई क्रॉस जे हो गया, फिर ये के हो जाएगा तो माइनस के। इस प्रकार से जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस यूनिट वेक्टर के आएगा। ठीक इसी प्रकार से यूनिट वेक्टर के क्रॉस जे इक्वल टू आएगा माइनस, ये हो जाएगा आपका जे क्रॉस के, यूनिट वेक्टर जे क्रॉस के, और जे क्रॉस के इक्वल टू माइनस आई होता है। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई आ जाएगा। फिर इसके बाद के क्रॉस यूनिट वेक्टर आई इक्वल टू माइनस यूनिट वेक्टर आई क्रॉस के इक्वल टू, यहाँ पर आपका आ जाएगा ये आई क्रॉस के का मान निकालिए, यूनिट वेक्टर आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस के क्रॉस आई इक्वल टू माइनस जे। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर आई क्रॉस के इक्वल टू होगा माइनस के क्रॉस आई इक्वल टू माइनस जे। तो इस तरह से आई जे के का सदिश गुणनफल हम ज्ञात करते हैं। और इस चीज़ को याद करने के लिए केवल यही सर्किल आप दिमाग में याद रखिए, आई जे के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका मान धनात्मक होगा। जैसे आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, फिर जे क्रॉस के की वैल्यू निकालेंगे तो जे क्रॉस के इक्वल टू आई आएगा, के क्रॉस आई इक्वल टू जे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका मान ऋणात्मक होता है। जे क्रॉस आई निकालेंगे तो माइनस के आएगा, के क्रॉस जे निकालेंगे तो माइनस आई आएगा। तो इस प्रकार से इस सर्किल को याद रखिए। चलिए इसके पश्चात हम अब आगे आते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। दो सदिशों के सदिश गुणनफल, दो सदिशों के सदिश गुणनफल की विशेषताएं, दो सदिशों के सदिश गुणनफल की विशेषताएं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर
वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दो सदिशों के सदिश गुणनफल की विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहली विशेषता है दो सदिश वेक्टर ए और बी का जो गुणनफल होता है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। यह क्रम विनिमय नियम नियम का पालन नहीं करता है। अर्थात वेक्टर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए। ये क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात वेक्टर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस ए। ये पहली प्रॉपर्टीज हो गई। दूसरी प्रॉपर्टीज, सेकंड प्रॉपर्टी, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर समांतर सदिश हैं तो वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन 0 अंश इंटू यूनिट वेक्टर के। यदि वेक्टर ए और बी परस्पर समांतर सदिश हैं तो इनके बीच का जो कोण थीटा होगा, थीटा बराबर 0 अंश होगा। तब उस स्थिति में वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू आएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन 0 अंश, और साइन 0 अंश की वैल्यू 0 होती है तो बराबर 0 आएगा। तो ये दूसरी विशेषता हो गई, सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। यदि वेक्टर ए और बी परस्पर समांतर सदिश हैं, पैरेलल वेक्टर हैं, तो इनका जो सदिश गुणनफल होगा वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 आएगा। और यदि लंब सदिश हैं, यदि लंब सदिश हैं तो थीटा बराबर 90 अंश, और तब उस इसमें वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन 90 अंश इंटू यूनिट वेक्टर एन। तब ये आपका आएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू यूनिट वेक्टर एन। तब वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू, यदि लंब सदिश हैं तो थीटा बराबर 90 अंश होगा, तब वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू यूनिट वेक्टर एन होगा। यह है थर्ड प्रॉपर्टी या वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसके पश्चात हम आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी, सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है, अर्थात
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी इक्वल टू होगा वेक्टर ए क्रॉस बी और प्लस वेक्टर ए क्रॉस सी। सदिश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है, अर्थात वेक्टर ए क्रॉस इन ब्रैकेट में बी प्लस सी इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी और प्लस वेक्टर ए क्रॉस सी। फिफ्थ प्रॉपर्टी, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी समांतर चतुर्भुज, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी समांतर चतुर्भुज की दो क्रमागत, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी समांतर चतुर्भुज की दो क्रमागत भुजाओं के सदिश हैं तो यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी समांतर चतुर्भुज के दो क्रमागत भुजाओं के सदिश हैं तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ यदि वेक्टर ए और बी किसी समांतर या किसी भी चतुर्भुज मान लेते हैं, किसी चतुर्भुज, यदि वेक्टर ए और बी किसी चतुर्भुज की दो क्रमागत भुजाओं के सदिश हैं तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। अगर वेक्टर ए और बी किसी चतुर्भुज की दो क्रमागत भुजाओं के सदिश हैं तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। ठीक इसी प्रकार से यदि वेक्टर ए और बी किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के सदिश हैं तो उसका क्षेत्रफल होगा 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी किसी त्रिभुज की यदि वेक्टर ए और बी किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के सदिश हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। यदि वेक्टर ए और बी किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के सदिश हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। इसके पश्चात सातवीं प्रॉपर्टी, यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी के मध्य का
कोण थीटा है, यदि वेक्टर ए व वेक्टर बी के मध्य का कोण थीटा है तो साइन थीटा इक्वल टू होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। यदि वेक्टर ए व बी के मध्य का कोण थीटा है तब साइन थीटा बराबर ये होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा। और इसके पश्चात 8वां आई क्रॉस आई बराबर जे क्रॉस जे बराबर यूनिट वेक्टर के क्रॉस के बराबर 0। आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, जे का जे के साथ और के के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। आई क्रॉस आई बराबर 0, जे क्रॉस जे बराबर 0 और के क्रॉस के बराबर 0। अब इसके पश्चात हम आते हैं एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि वेक्टर ए इक्वल टू दिया है यूनिट वेक्टर आई, वेक्टर ए इक्वल टू दिया है यूनिट वेक्टर आई -7 इंटू यूनिट वेक्टर जे और +7 इंटू यूनिट वेक्टर के, वेक्टर ए इक्वल टू, और वेक्टर बी इक्वल टू दिया है 3i -2j +2k है ना। वेक्टर ए इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई -7j +7k और वेक्टर बी इक्वल टू 3i -2j +2k है। तो हमें मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी ज्ञात करना है। मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी की वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ए क्रॉस बी की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई -7j +7 इंटू यूनिट वेक्टर के क्रॉस ब्रैकेट में 3i -2j और +2k इक्वल टू आई जे के। इसी क्रम में अब इसके गुणांक लिखिए। पहले एक गुणांक 1 -7 7, 1 -7 और 7। फिर बी के गुणांक 3 -2 और 2 इक्वल टू यूनिट वेक्टर आई, ये कैंसिल हुआ, ये इन दोनों के गुणनफल में से इन दोनों का गुणनफल घटाइए, -14 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +14 -j, ये कैंसिल और ये कैंसिल, इन दोनों गुणनफल 2 हुआ, 2 -21 2 -21 और प्लस यूनिट वेक्टर के, ये कैंसिल हुआ और ये कैंसिल, और इन दोनों के गुणनफल में से +21। अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, आई इंटू 0 -j इंटू -21 + 2 -19 आएगा, -19 और प्लस यूनिट वेक्टर के, और ये आपका 19 आएगा। तो इस तरह से वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू आ गया इसलिए वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू
19J और प्लस 19K। अब इसका हम मान निकालेंगे, इसलिए मॉड ऑफ वेक्टर A क्रॉस B इक्वल टू अंडर रूट 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर इक्वल टू 19 इंटू रूट 2। ये आ गया मॉड ऑफ वेक्टर A क्रॉस B की वैल्यू आ गई। मॉड ऑफ वेक्टर A क्रॉस B इक्वल टू 19 इंटू रूट 2। अब इसके आगे का क्वेश्चन हम आपको कल बताएंगे।